नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 1 से 2 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिया जाएगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, जो कि आपकी आगामी बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है, वहां पर इस सीरीज से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसे रेगुलर आप लोग फॉलो कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, मंथली करंट अफेयर्स हो, सभी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी मदद होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम पिछले वीडियो के प्रश्न से। प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपको बता दूं, यह 9वीं बार है जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले बता दूं, 2023 में करंट अफेयर्स के जितने भी क्लास हुए हैं, जितने भी हमारे मटेरियल हैं, वो सभी को हमने इस पीडीएफ में सम्मिलित किया है। करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ है, जनवरी से दिसंबर तक का संग्रह। इसमें ये वार्षिकांक संस्करण है जिसमें नंबर ऑफ पेज है 522। हिंदी भाषा में ये उपलब्ध है। जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं 2023 के करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से आपकी बेहतर हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में ये आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार कब जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अभी रिसेंटली इसकी घोषणा हुई है और घोषणा के आधार पर इसका करेक्ट आंसर है, ये 3 दिवसीय आयोजन है जो कि 10 से 12 फरवरी के बीच आयोजित होना है। 10, 11 और 12। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना कि बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में 10 से 12 फरवरी 2024, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे, 10 से 12 फरवरी 2024 तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस महोत्सव में पक्षी प्रेमियों के साथ साथ देश विदेश के पक्षी विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। और इस उत्सव का या फिर इस महोत्सव का जो उद्देश्य है, ये सभी प्रकार के पक्षियों का संरक्षण करना और उनकी संख्या बढ़ाना तथा उनमें आम लोगों और प्रकृति को होने वाले या फिर उनसे आम लोगों और प्रकृति को होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देना है। साथ ही एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि विभिन्न पक्षियों के जो आहार और व्यवहार होते हैं उनको भी लेकर यहाँ पर कर सकते हैं जानकारी दिया जाएगा इस पक्षी महोत्सव में। ये सारी बातें इनसे संबंधित है। हालांकि आपको बता दूं कुछ चीजें और भी इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना कि इस पक्षी महोत्सव से पहले राजधानी पटना में जो मौर्या होटल या फिर होटल मौर्या है, वहां पर 5 से 7 फरवरी 2024 तक पक्षियों पर आधारित एक 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगा इस पक्षी महोत्सव से पहले 5 से 7 फरवरी को। और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में विलुप्त हो रही पक्षियों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी विशेषज्ञों के बीच। तो ये सारी बातें भी इनसे संबंधित है, रिलेटेड फैक्ट में आप ध्यान रखेंगे। दरअसल आपको मालूम होगा हमने कई बार जानकारी दिया कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई में है और यहाँ पर 15 से 17 जनवरी 2021 को पहली बार पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था। ये इसका उद्घाटन संस्करण था जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो वही सारी जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तो जमुई में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस पक्षी महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया था। तो ये पक्षी महोत्सव का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कलरव नाम से ये आयोजित हुआ है और आपको ध्यान रखना है कि दूसरा भी यहीं पर आयोजित होना है। ठीक है, ये जानकारी अभी हमने आपको दे दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे पक्षियों की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो क्या है। आप सभी को मालूम है गौरैया है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था उसका थीम था आई लव स्पैरो।
तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। अच्छा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी पक्षियों को लेकर, वो भी जानकारी हमने आपको बताया था, उसी का जिक्र यहाँ पर पुनः हमने कर दिया है, एक बार देख लीजिए। रिपोर्ट जो आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में 205 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई गई है। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि इस साल, यानी कि इस साल नहीं बल्कि पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमने जानकारी दिया था उसी से हमने यहाँ पर इसको लाया है। तो ये रिपोर्ट या फिर कह सकते हैं जो आधारित थी ये रिपोर्ट, ये जनवरी से फरवरी 2023 तक की रिपोर्ट थी। तो जिसमें कि आपको ध्यान रखना कि बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से ये सर्वेक्षण किया गया था। और सर्वेक्षण पूरा करने के बाद जो रिपोर्ट आई है, तो शोध टीम को बिहार में 205 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिली है। ठीक है, ये आंकड़ा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि इससे पहले, ये 2023 वाला रिपोर्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इससे पहले 2022 में जब इस तरह की गणना हुई थी, तो उस समय बिहार में पक्षी प्रजातियों की संख्या 202 बताई गई थी, और 2023 में इसमें 3 प्रजातियां बढ़ गई। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन इन सब में एक ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके तहत भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या अधिक पाई गई है। ठीक है, और जबकि बेगूसराय में स्थलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या अधिक थी। इस रिपोर्ट में 2023 वाला जो रिपोर्ट था, इसका जिक्र इसमें किया गया था। तो फिलहाल ये नवीनतम रिपोर्ट है, 2024 वाला आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये नवीनतम रिपोर्ट है, इसको लेकर चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्ट आंसर है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें कि बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। संबंधित तथ्यों में ध्यान रखेंगे, हाल ही में 31 जनवरी 2024 को बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जिससे ये अभी हाल ही में खबरों में है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम आपके समक्ष रखने वाले हैं संबंधित प्रश्न के रूप में, संबंधित पॉइंट के रूप में, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न बने हैं या फिर आने वाले समय में एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सभी को देखिए। पहला पॉइंट है कि वे 1937 में केंद्रीय असेंबली और 1937 में ही बिहार असेंबली के सदस्य चुने गए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्री कृष्ण सिंह की। दूसरा पॉइंट है कि 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। कब? तो 1937 में। अगला है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। कब? तो 1939 में, मुख्यमंत्री बनने के 2 वर्ष पश्चात। अगला पॉइंट है कि 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। कब? तो 1941 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। वे नवंबर 1940 से अगस्त 1941 तक हजारीबाग जेल में बंद रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है कि 1946 में श्री कृष्ण सिंह फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत, यानी कि टिल डेथ, इस पद पर वे रहे थे। तो ये सारे पॉइंट श्री कृष्ण सिंह से संबंधित है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कर्पूरी ठाकुर, जो कि अभी हाल ही में ये भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1970 के आसपास, और अभी हाल ही में इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो कि बिहार में शराबबंदी कानून इनके शासन में लागू हुई थी। हालांकि 2 वर्ष पश्चात इसे भंग कर दिया गया था, इस कानून को। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। चलिए, फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक ये आयोजित हुआ है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये सदा तनसिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में भारत और सऊदी अरब के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक राजस्थान का जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है। और ये डेट या फिर जो इसकी अवधि है, 29 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई और 10 फरवरी 2024 तक ये संचालित होना है यहाँ पर राजस्थान में। और आपको बता दूं कि दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला सदा तनसिक अपने प्रकार का यह प्रथम युद्धाभ्यास है, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं, ये इस युद्धाभ्यास का पहला संस्करण है। इनका उद्देश्य या फिर इसका उद्देश्य की हम बात करें तो दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियां, सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है।
जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, यहाँ पर जो युद्धाभ्यास की बात हो रही तो रिसेंटली एक जानकारी हमने आपको दिया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में भारत और वियतनाम के बीच राजधानी जो वियतनाम की हनोई, यहाँ पर 11 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 आयोजित किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है, और इसका जो आयोजन तिथि था वो 11 से 21 दिसंबर 2023। अब यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्लाइड की ओर जहां से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुए हैं। देखिए, ये चीजें हमने कई बार आपके साथ साझा किया है, पुनः हम यहाँ पर आपको दोहरा दें कि भारत और अन्य जो देश हैं जो कि द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होते हैं उसकी ये कंप्लीट सूची है, जहां से पहले भी प्रश्न बने हैं। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो जैसे कि संप्रीति युद्धाभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होती है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, ये युद्धाभ्यास जो कि एक युद्धाभ्यास का ही नाम है युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, धर्म गर्जन भारत और जापान, विनवेक्स भारत और वियतनाम, सूर्य किरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, ऑस्ट्रेहिंद भारत और अमेरिका। तो ये तमाम जो युद्धाभ्यास हैं इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त जो अभी हमने जानकारी दिया सदात तस्किन जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित हुआ है, तो ये भी आप इस सूची में ऐड कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत में पहली बार हुए आकलन के आधार पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की जनसंख्या कुल कितनी है। ये अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में जो हिम तेंदुए का आकलन किया गया है इसकी संख्या है 718, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब ध्यान रखेंगे, पहली बार भारत में हिम तेंदुए की जनसंख्या का आकलन के अनुसार भारत में इसकी संख्या कुल है 718, यानी कि भारत में 718 हिम तेंदुए पाए गए हैं। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 477, अगर प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो 58% जो हिम तेंदुआ है वो लद्दाख में है। इस रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया गया है। तो सर्वाधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है इस समय वर्तमान स्थिति के अनुसार देखें तो लद्दाख के बाद उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये तो हिम तेंदुआ की बात हुई। इसके अतिरिक्त अगर हम बाघों की बात करें, जो नवीनतम रिपोर्ट है जुलाई 2023 में आई थी, हालांकि इसको लेकर जानकारी भी हमने आपको दिया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या है वो अगर हम पिछले रिपोर्ट से तुलना करें तो ये बढ़कर हो गई 3682, जिनमें सर्वाधिक जो बाघ है ये मध्य प्रदेश में है और इसकी संख्या है 785। तो ये आंकड़े भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार का जो एकमात्र या फिर यूं कहें पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो बाघों की संख्या वो बढ़कर 54 हो गई है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब 50 के आंकड़े को पूरा मतलब ये पार किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में इस समय 50 इससे अधिक यानी कि 54 बाघ है। अगला पॉइंट है कि बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की बात हुई तो आपको मालूम होगा 2022 में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस तरह की बातें हमने कई बार आपको बताया है। अच्छा, जो रिपोर्ट आई थी टाइगर को लेकर वो यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर 54 बाघ है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में हमने आपको ये बताया था कि 1 नवंबर 2022 से यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर विजिट कीजिएगा। ये बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हालांकि दूसरा टाइगर रिजर्व जो बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित है ये कैमूर में है, यानी कि कैमूर में ये बनेगा। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक जानकारी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष रिसेंटली पूरा हुआ था और इस अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना जो भी शुरुआत जो भी इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। दरअसल बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा सहित जो बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि इसके अतिरिक्त 2 प्रोजेक्ट के बारे में जो बताया हमने आपको,
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट चीता 2022 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री क्रमशः इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से आप इतनी सारी चीजें ध्यान रखेंगे, कोशिश कीजिए कि ये तमाम चीजों को आप नोट कर लें, अन्यथा अगर नोट नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जो डेली क्लास यहाँ पर चलती है वो तमाम पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, चीजें एक जगह संग्रहित होकर रहेगी, ताकि आप एग्जाम के समय बेहतर तरीके से आप इसे रिवाइज कर पाए, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त आपको एक जानकारी दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं और जिस वजह से हमें फॉलो भी कर रहे हैं। तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ये वाला कोर्स है, इस कोर्स में बीपीएससी के तमाम मटेरियल, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, करंट अफेयर्स हो, सिलेबस आधारित नोट्स हो, बिहार जीके हो, सेक्शनल टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, वो तमाम चीजें हम आपको दे रहे हैं। तो इस कोर्स के बारे में आप लोग, बहुत सारे लोग मैं देख रहा था कुछ दिनों से कि मैसेज कर रहा था कि सर ऑफर लाइए तभी हम कोर्स को ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग कॉल भी कर रहे थे। तो देखिए, इसमें हम एक ऑफर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, हमारी टीम के द्वारा ये आपको दिया जा रहा है। इस सप्ताह 8 फरवरी 2024 तक ये ऑफर रहेगा। ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको, जब इस कोर्स को आप परचेज करेंगे, तो प्रोमो कोड अप्लाई करना है बीपीएससी 70। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी 70 ये प्रोमो कोड है, जिसके बाद महज 199 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए ये तमाम मटेरियल को आप प्राप्त कर पाएंगे। एक नाम मात्र की फी के साथ ये आपको चीजें मिल जाएगी। इसमें करंट अफेयर्स का पूरा जो पैकेज है वो इंक्लूडेड रहेगा। जो अलग से करंट अफेयर्स का ये वाला कोर्स है, तो ये कोर्स के तमाम जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिल जाएगा। जो क्लासेस आपका छूट चुका है, जो मटेरियल आपका छूट चुका है 2023 वाला, वो तमाम चीजें इसमें आपको पिछला मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपको पीछे छूटा हुआ है वो तमाम चीजें मिलेगा। और जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे, अगले 1 साल तक ये आपके लिए वैलिड रहेगा। और इसमें आपको बता दूं कि नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें, तो 130 प्रैक्टिस सेट या फिर इससे अधिक ही आपको मिलेंगे, जिसमें 40 जो होंगे वो फुल लेंथ सेट है और 90 इसमें सेक्शनल टेस्ट है। इसमें खास बात यह है कि आप अनलिमिटेड बार टेस्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ये बॉन्डिंग नहीं है कि आप एक ही बार टेस्ट देंगे, बल्कि आप अपने समय के अनुसार कभी भी कितनी भी बार इसमें टेस्ट दे सकते हैं। और सभी टेस्ट में आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो सभी प्रश्नों का बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जिस प्रकार से करंट अफेयर्स के इस क्लास में हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से चीजें आपको वहां पर ऑनलाइन मिल जाएगी। और सबसे खास बात यह है इस टेस्ट की, तो इसे आप फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर भी दे सकते हैं। तो घर बैठे तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस प्रोमो कोड के साथ। ध्यान रखेंगे, जो छात्र पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उन्हें 100 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है। 8 फरवरी 2024 तक मध्य रात्रि तक आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ कंडीशन है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है, किस विभाग की झांकी को, किस विभाग की या फिर किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर इसको विस्तार से आइए समझते हैं। देखिए, 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 16 झांकी और साथ ही 9 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की झांकी निकाली गई। कुल झांकियों की जो संख्या थी वो थी 25। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त इसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला है, इसमें कुछ कैटेगरी है, जैसे कि हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में आपको बताएं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा मंत्रालय या फिर विभाग। तो मंत्रालयों के लेकर एक्चुअली प्रश्न पूछा गया, तो मंत्रालयों में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला वो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला, जो कि ये आधारित थी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर, इसलिए इसे प्रथम पुरस्कार मिला। इस थीम के साथ ये आधारित थी और ये सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। दूसरा पुरस्कार जो मिला, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, गृह मंत्रालय की झांकी को मिला, जो कि जीवंत गांव या फिर वाइब्रेंट विलेज थीम पर आधारित थी। तो ये दोनों यहाँ से आपको ध्यान रखना। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगली कैटेगरी में, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसको लेकर। हालांकि इसमें भी 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी को समझते हैं। जैसे पहली कैटेगरी है राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी, जजों के अनुसार जो पैनल जो है, पैनल कैटेगरी, जो पैनल गठित होती है या फिर जो जजों का पैनल गठित हुआ, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, वो यहाँ पर एक्चुअली ये कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी में जो प्रथम पुरस्कार मिला है उड़ीसा को मिला। ये आपको ध्यान रखना, ये झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी।
दूसरा पुरस्कार मिला है गुजरात के घोड़ो पर्यटन गांव जो थीम पर आधारित थी झांकी उसको। तीसरा पुरस्कार जो मिला है आपको ध्यान रखना तमिलनाडु को मिला। ये प्राचीन तमिलनाडु में खुदा बोलाई प्रणाली जो कि लोकतंत्र की जननी इस थीम पर आधारित थी। तो ये राज्यों में या फिर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जजों के अनुसार जो मतलब तीन जो मतलब सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो आप यहाँ पर देखिए। लेकिन इसी में एक और कैटेगरी है जो कि राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी जनता के अनुसार इनकी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला गुजरात को। ये आधारित था घोड़ो पर्यटन गांव पर। और दूसरा हमारा है उत्तर प्रदेश की झांकी जो कि अयोध्या विकसित भारत समृद्ध विरासत थीम पर आधारित थी। और तीसरी झांकी है आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव के लिए छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना ये इस थीम पर आधारित थी। अच्छा, अब यहाँ पर बोलेंगे कि जनता के अनुसार ये क्यों उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब क्या ये एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी एक कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में जो जनता के अनुसार यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया, आपको ध्यान रखना है जनता के अनुसार यानी कि लोगों की पसंद में विजेताओं का चयन करने के लिए माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर एक पोल कराया गया था और उसी पोल के आधार पर इसमें मतलब चयन किया गया है। तो इसे नाम दिया गया पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। तो ये तमाम चीजें जो कि खास करके झांकियों से संबंधित है ध्यान रखेंगे। कुल मिला के यहाँ पर 16 झांकी निकाली गई थी। तो ये कुछ पुरस्कार जो वितरित हुए हैं वो तमाम जानकारी आपके समक्ष है। आइए अब हम गांधी मैदान पटना में जो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकी निकाली गई इसकी संख्या कुल 14 थी, इसको लेकर आपको जानकारी दे दें। आप यहाँ पर तमाम विभागों की झांकी को देख सकते हैं और किस विभाग की झांकी कौन से थीम पर आधारित थी वो भी हमने यहाँ पर दर्शाया है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है, पहला पुरस्कार मिला है नगर विकास एवं आवास विभाग को जो कि आधारित थी कबाड़ से कमाल थीम पर। दूसरा पुरस्कार मिला बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो आधारित थी मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर। जबकि तीसरा पुरस्कार जो मिला है संयुक्त तौर पर मिला है, किसे मिला है ये ध्यान रखिए, विधि विभाग पटना को और कृषि निदेशालय को जो कि क्रमशः लोक अदालत तथा निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता और कृषि उन्नति का आधार थीम पर आधारित थी। तो ये तीनों विभागों की झांकी को क्रमशः प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पुरस्कार मिला। एक्चुअली तीनों नहीं बल्कि 4 विभाग की जो झांकी है उसे ये क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। और गणतंत्र दिवस को लेकर हमने जानकारी दिया था जो राजपथ पर या फिर राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहा जा रहा है जो यहाँ पर झांकी निकाली गई थी, मुख्य अतिथि कौन थे? मतलब इस परेड में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। चलिए छठा प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा भीष्म BHISHM भीष्म क्यूब क्या है? तो यह एक मोबाइल अस्पताल है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत का पहला भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल स्थापित किया गया जिससे ये खबरों में। अब यहाँ पर अगर हम इसके नाम की बात करें तो पूरा नाम क्या होता है भीष्म का? तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये इसका पूरा नाम होता है भीष्म का। ये भी यहाँ पर नोट करेंगे आप। अगला पॉइंट है ये आरोग्य मैत्री जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार की उसी का एक हिस्सा है जिसे कि त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 आकस्मिक घटना तक उपचार करने के लिए तैयार किया गया है। एक साथ ये हैंडल इतना कर सकता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे यह आपातकालीन स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता में वृद्धि करने के लिए निर्मित कई नमोन्वेषी उपकरणों यानी कि इनोवेटिव डिवाइस से युक्त है, इससे लैस किया गया है इसे। तो बेहतर तरीके से ये इसको हैंडल कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना ये भारत का पहला अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है जिसे नाम दिया गया भीष्म क्यूब और इसका पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, ये तमाम जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मोबाइल अस्पताल। सातवां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में आई फोर्ब्स की जो कि अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, तो इसके अनुसार जो हालिया रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? इस रिपोर्ट के आधार पर बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है इसके आधार पर अगर हम देखें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में पहले स्थान पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट है। यानी कि यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है बर्नार्ड अर्नोल्ट इस सूची में पहले स्थान पर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलन मस्क। हालांकि एलन मस्क के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इनके पास कई देशों की नागरिकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर इनका जन्म जो जिस देश में हुआ वो यहाँ पर इंडिकेट किया है।
अगला पॉइंट यहाँ पर है जो मतलब तीसरी मतलब जो स्थान है वो अमेरिका के जो जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में इस वक्त तीसरे स्थान पर हैं फोर्ब्स मैगजीन के आधार पर। तो ये टॉप 3 जो रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के, वो आप ध्यान रखें। अब भारतीयों में बात करें, इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जो भारतीयों को स्थान मिला है, उनमें अगर हम देखें 11वें स्थान पर मुकेश अंबानी है पूरी दुनिया में। ये भारत में पहले स्थान पर, यहाँ पे ब्रैकेट में हमने इंडिकेट किया है। जबकि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अगर हम बात करें, भारत में जो दूसरे स्थान पर है ये गौतम अडानी है, विश्व में ये 16वें स्थान पर है। भारत में तीसरे स्थान पर शिव नादर है जो कि ओवरऑल दुनिया में 42वें स्थान पर है। और चौथे स्थान पर भारत में है सावित्री जिंदल एंड फैमिली जो कि भारत में 53वें स्थान पर है। तो ये चीजें यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि आपको ध्यान रखना है। इन सभी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को देख सकते हैं और इस तस्वीर में आप एलन मस्क को देख सकते हैं और यहाँ पर आप जेफ बेजोस को देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि जो कि आप ध्यान रखेंगे, फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई थी उसी में इसका जिक्र किया गया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में रॉ बनाम वेड वाद या फिर इस मामले की जो फैसला आया था, इसकी अभी हाल ही में 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है रॉ बनाम वेड वाद की। प्रश्न आगे पूछा गया कि बताएं कि इस वाद पर या फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसला सुनाया था कि हर व्यक्ति को गर्भपात कराने का अधिकार है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा खबरों में है, इस तरह की चीज़ों पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये फैसला सुनाया गया था 22 जनवरी 1973 को। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये वही ईस्वी है जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। आइए अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं ये आखिर है क्या। दरअसल रॉ बनाम वेड वाद या फिर जो मामला था, इसकी अभी हाल ही में जो सुनवाई हुई थी, इसकी 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 22 जनवरी 1973 को सर्वोच्च अदालत, अमेरिका के जो सर्वोच्च अदालत था, उन्होंने फैसला सुनाया था कि हर व्यक्ति को गर्भपात कराने का अधिकार है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रॉ बनाम वेड वाद में फैसला सुनाया कि गर्भपात का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो जिस वजह से पूरा ये खबरों में आया है, ये ध्यान रखेंगे, अब इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गर्भपात की बात हुई है तो ऐसे में भारत में जो कुछ नियम कानून है, इसको लेकर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भारत में 1971 के एक्ट के तहत एक गर्भवती महिला केवल 20 सप्ताह तक के ही भ्रूण को अबॉर्ट कर सकती है। 20 सप्ताह से पहले या फिर 20 सप्ताह तक अबॉर्ट कर सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको बता दूं। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 20 सप्ताह तक के ही भ्रूण को अबॉर्ट कर सकती थी। लेकिन हालांकि अब इस एक्ट में जो संशोधन हुआ है, संशोधन के बाद अब अबॉर्शन की जो सीमा है वो 24 सप्ताह कर दी गई। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है कि हालांकि 20 से 24 सप्ताह के बीच जो गर्भपात के विकल्प है, इसका उपयोग केवल कुछ ही महिलाएं ही कर सकती हैं। जैसे कि वैसे महिलाओं की हम बात करें या फिर वैसी लड़कियों की बात करें, बलात्कार पीड़िता, नाबालिग, मानसिक या फिर शारीरिक रूप से बीमार महिलाएं के लिए ही ये विकल्प मौजूद हैं या फिर इसका उपयोग वो कर सकती है 20 से 24 सप्ताह से पहले या फिर इस अवधि में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। इसको लेकर ये तमाम चीजें भी खबरों में बने हैं तो पूछे जा सकते हैं, मुझे लगता है। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखें, अमेरिका की अभी सर्वोच्च अदालत ने ये रॉ बनाम वेड वाद पर फैसला सुनाया कि गर्भपात एक मूल अधिकार है। गर्भपात का जो अधिकार है, जो वो एक मूल अधिकार है। ये चीजें आपको समझना है। अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो भूटान के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं शेरिंग टोब्गे, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भूटान में जो हालिया चुनाव हुए थे, उसके बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शेरिंग टोब्गे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एक्चुअली आपको ये भी ध्यान रखना, यह दूसरा कार्यकाल है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, बीपीएससी कोर्स में जो ऑफर था वो तो है ही, उसके लिए आपको बीपीएससी 70 प्रोमो कोड अप्लाई करना है। लेकिन बीपीएससी ट्री जो शिक्षक भर्ती वाला कोर्स है, इसमें भी हमने आपके लिए 8 फरवरी तक एक ऑफर दिया है, आपको ध्यान रखना है। ये अगर आप लोग लेना चाहते हैं, इसमें भी करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूडेड है। आप यहाँ पर इसकी विशेषताओं को देख सकते हैं। प्रोमो कोड अप्लाई कीजिएगा BM100, जिसके बाद आपको एकदम नाम मात्र की फी के साथ ये तमाम चीज़ें इस कोर्स में मिल जाएंगे। चलिए, 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। विकल्प नंबर ए करेक्ट है। आपको बता दूं कि अनिल कुमार लाहोटी हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं।
उनकी जो नियुक्ति हुई अगले 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वो इस पद पर सेवा देंगे, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और वे भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा की 1984 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने केंद्रीय, मध्य, उत्तर मध्य, पश्चिम, पश्चिम मध्य रेलवे में 36 वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न पदों पर कर सकते हैं कार्य दिया या फिर अपनी सेवा दिया है। देखिए यहाँ पर एक अहम जानकारी आपके लिए ये भी हो जाता है, जैसे कि पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय जो हाजीपुर में है, इसको लेकर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था बहुत पहले। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सीधा सीधा आप बोल दिया कि सर हाजीपुर में है, तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इस प्रश्न को बहुत सारे लोगों से गलत करवा सकता हूँ। अगर मैं पूछ दूं कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिहार के किस जिले में है, अगर वहां पे इनकेस अगर आप हाजीपुर आंसर किए तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाजीपुर तो वास्तविकता ये है कि बिहार में कोई जिला ही नहीं है, बल्कि पूर्व मध्य रेलवे वैशाली जिले में इसका मुख्यालय है। वैशाली जिले का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलती को सुधारेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, अभी जो हाल ही में अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, ऐसे में आप ध्यान रखेंगे 30 सितंबर को पीडी वाघेला के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद लगभग 4 महीने से खाली था, जिनके स्थान पर या फिर उन्हीं के स्थान पर ये अब सेवा देंगे। ये चीज ध्यान रखिए। ट्राई की जो स्थापना हुई थी ये 20 फरवरी 1997 यानी कि 1997 को हुआ था। अगला 11 प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा इमरान खान रहने वाले हैं पाकिस्तान के या फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको लेकर हालांकि जानकारी हमने पहले भी दिया था जब पहली बार इन्हें जेल हुआ था। अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा गया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान को हाल ही में तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि इससे एक दिन पूर्व दोषी सिद्ध होने के बाद उनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह कि 2 दिन में उनको 2 बार सजा सुनाई गई है। तो ये 2 कंडीशन है, 2 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब ये तोशाखाना मामले आखिर है क्या? देखिए इसको लेकर हमने पहले भी आपको जानकारी दिया था कि बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान को विभिन्न देशों में विभिन्न संस्था के द्वारा जहां पर भी उन्हें जो गिफ्ट मिला था, वो पाकिस्तान में एक्चुअली ऐसा नियम है कि बतौर प्रधानमंत्री, बतौर जो मतलब आप एक अच्छे पद पर हैं, एक सर्वोच्च पद पर हैं, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई पुरस्कार मिल रहा है, तो उस पर पाकिस्तान का अधिकार है, ना कि आपका अधिकार है। तो उसे खजाने में रखना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे मतलब कि इलीगल तरीके से बेचा, ठीक है। और इसी मामले में अभी हाल ही में इन्हें ये सजा सुनाई गई है। तो ये चीजें यहाँ पर समझिएगा, इलीगल तरीके से बेचा है और वो राशि को वो मतलब पर्सनली उसका इस्तेमाल किया, क्या किया नहीं मालूम, लेकिन इसी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है। चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा यहाँ पर देखिए ये प्रश्न मिस हो गया है। एक्चुअली वो प्रश्न था एक बुक के बारे में, एक समंदर मेरे अंदर। इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो एक्चुअली उसका राइट आंसर था संजीव जोशी। हालांकि यहाँ पर मिस हो गया, प्रश्न नहीं आया, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये 75 कविताओं का एक संग्रह, 75 कविताओं का एक संग्रह, ये पुस्तक जिसका नाम था एक समंदर मेरे अंदर। तो ये प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम, जिसकी ऊंचाई 243 मीटर होगी, जेपी गंगा पथ पटना मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। निम्न में से यह किनकी प्रतिमा होगी? तमाम जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको बीपीएससी कोर्स के बारे में दे रहे थे, टेस्ट सीरीज के बारे में दे रहे थे, आप तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके। एप्लीकेशन पे जाइए, 8 फरवरी तक ये आपके पास ऑफर है जिसका लाभ उठा सकते हैं आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 800 लाइक का। अगर आपको लगे कि आपकी यहाँ से हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।